जून बोनांजा सेल आ गया है। अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग, साथ ही साथ 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। यही नहीं, यूजीसी नेट, सीएसआई नेट, बैंकिंग, ईपीएफओ, डिफेंस, एजेई, गेट, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ प्लस 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी 13, 14, 15 जून ओनली। हो जुनून तो सिलेक्शन सून। Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel जहां आपको सभी important updates, PDF of important sessions are being shared. Learners, if you are getting yourselves enrolled in any of the paid subscription based courses, you can get an additional 25% discount by using my faculty code Tulika R. सो लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट यूजीसी नेट 2023 टुडेज एग्जामिनेशन, दैट इज 13 जून को जो एग्जाम हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको कैसी करनी है अपनी तैयारी। सो बिफोर वी मूव अहेड, दिस इज द लाइव क्लासेस शेड्यूल विच यू कैन फॉलो अकॉर्डिंग टू द फैकल्टी एंड पेपर टाइम वाइज। सो लर्नर्स, यूजीसी नेट जून में कैसे पूछे जा रहे हैं सवाल, ये है आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बट बिफोर दैट, दिस इज द जून सेल, जून बोनांजा सेल, जो कि 13 से 15 जून तक है। और इस जून के इस ऑफर के तहत आपको मिलता है 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विथ फ्री टेक्स्ट बुक पास एट ओनली 8,324 रुपीज़ इफ़ यू यूज़ माई फैकल्टी कोड तुलिका आर। सो अगर आप कर रहे हैं दिसंबर की तैयारी, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल, जहां आप शुरू से शुरुआत कर सकते हैं अपनी दिसंबर एग्जाम के लिए। सो लर्नर्स, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, और जो उनका थोड़ी जो डिटेल्स जो मिल पाई है उसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। सो कम्युनिकेशन से दो टर्म्स हमें पता चले हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन एंड नेगेटिव कम्युनिकेशन। तो क्या होता है ये एनालॉग कम्युनिकेशन? जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है जो कि एनालॉग सिग्नल्स की मदद से किया जाता है उसे हम एनालॉग कम्युनिकेशन कहते हैं। सो अगर हम ब्रॉडली सिग्नल्स के बेसिस पर कम्युनिकेशन को अगर डिवाइड करते हैं तो एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल, राइट। सो कुछ एनालॉग कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कम्युनिकेशन में। द एनालॉग कम्युनिकेशन एक इस तरह का कम्युनिकेशन है जो कि सेंडर से रिसीवर तक जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो ये एक तरीका है, एक फॉर्म है जिस तरह से कम्युनिकेशन, जो भी मैसेज कम्युनिकेटेड है वो सेंडर से रिसीवर तक किस फॉर्म में जाता है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल, ठीक है। द एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस टाइम वैरिंग सिग्नल। इसको एक कंटिन्यूअस सिग्नल कहा जाता है और टाइम के अकॉर्डिंगली ये वैरी करता है, और इसका एक एग्जाम्पल कहा जा सकता है साउंड वेव्स। तो एनालॉग सिग्नल्स का एक एग्जाम्पल होता है साउंड वेव्स। सो अनदर टर्म विच वी हैव गॉट टू नो इज समथिंग ऑन नेगेटिव कम्युनिकेशन। तो नेगेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इसको हम थोड़ा बहुत नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, या इंटेंशन टू नॉट क्लियर द डाउट्स, और कुछ तरह की एम्बिग्विटी अगर हम मेंटेन करके रखते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती है, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को नेगेटिव कम्युनिकेशन कहते हैं। सो नेगेटिव कम्युनिकेशन बहुत ही अनक्लियर होता है, कंफ्यूजिंग होता है, और काफ़ी यहाँ डिस्क्रिपेंसी रह जाती है इन वॉट इज सेड, मतलब क्या बोला गया है और क्या समझा गया है। जब ये गैप रह जाता है तो उस तरह के कम्युनिकेशन को नेगेटिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। पीपल हु कम्युनिकेट नेगेटिवली ऑफन डोंट लिसन, और कई बार वैसे लोग जो कि नेगेटिवली कम्युनिकेट करते हैं, कई बार वो इफेक्टिव लिसनिंग भी नहीं करते हैं। दे जस्ट वेट फॉर देयर टर्न टू टॉक। तो जनरली जब हम कहते हैं ना कि हम आंसर देने के लिए जब सुनते हैं, बात समझने के लिए नहीं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन या पॉजिटिव कम्युनिकेशन कब होता है? जब हम सामने वाले की बात को समझते हैं, उसी कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव कम्युनिकेशन जस्ट उसका ऑपोजिट है। जो भी पर्सन है जो नेगेटिव कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, उसका पर्पस सिर्फ बात के आंसर में आंसर देना रहता है, जवाब देना रहता है, अपना टर्न में बात करना रहता है, ना कि बात को समझना। सो नेगेटिव कम्युनिकेशन के कुछ अगर सिंबल्स या क्यूज की बात करें तो अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, नॉट लिसनिंग,
बीच में इंटरप्ट करना या कुछ ऐसे शब्दों का यूज करना रिप्लेस करके जो कि सामने वाले को भी कंफ्यूज कर दे, सही तरीके से बात को कम्युनिकेट नहीं करे, बातों में बहुत सारी नेगेटिविटी होना, गॉसिप करना, बैक बाइटिंग करना, और इवन इन टर्म्स ऑफ अगर हम नेगेटिव कम्युनिकेशन को रिटन कम्युनिकेशन में लेके आए तो इवन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल कैन बी अ टाइप ऑफ नेगेटिव कम्युनिकेशन। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कम्युनिकेशन में आप कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ऑन रिसर्च। तो रिसर्च एथिक्स, जैसे हम आपके पास हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से आए कि कौन कौन से इसमें से रिसर्च एथिक्स की चीज़ें हैं, किस किस चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है, कहीं तरह से भी कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर बात हो, किसी भी तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो तो आपको उसे रिसर्च एथिक्स में इंक्लूड करना है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी चीज़ हाइड नहीं करना है, पार्शियली नहीं बताना है, रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करना, ये सभी आपके रिसर्च एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बायसनेस होना, ये सब आपके रिसर्च एथिक्स के एस्पेक्ट्स है। लिकर्ट स्केल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं स्केल्स को लेके। इस मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी शायद कुछ क्वेश्चन आया था, तो लिकर्ट स्केल आप लोग पढ़ लेंगे। स्केल्स जो नॉर्मल हमारे मेजरमेंट स्केल है नॉयर, उसे भी आपको पढ़ के जाना है। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल, ये तीनों स्केल में एब्सोल्यूट जीरो किसके पास होता है? रेशियो के पास होता है। नॉमिनल स्केल में सिर्फ नाम यूज करते हैं हम। ऑर्डिनल स्केल में नाम के साथ साथ ऑर्डर भी रहता है। इंटरवल में नाम के साथ ऑर्डर के साथ इक्वल इंटरवल भी रहता है। और रेशियो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्केल कहा जाता है क्योंकि इसमें जीरो होता है। मीन मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, मीन क्या होता है? अरिथमेटिक एवरेज होता है। तो जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उसको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डेटा निकल के आता है उसको हम मीन कहते हैं। मोड आपका सबसे फ्रीक्वेंटली यूज किए जाने वाला नंबर रहता है जो आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है। मीडियन एक मिड पॉइंट पे हम लेते हैं जिसके एक तरफ 50% और दूसरे तरफ 50% डेटा रहता है। और मीडियन को आउटलायर्स से, मतलब एक्सट्रीम आउटलायर्स, एक्सट्रीम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडियन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप एक आध डेटा आगे पीछे भी कर देते हैं तो, मगर मीन में फर्क आ जाएगा। रेंज क्या होता है? सबसे जो स्मॉलेस्ट डेटा और सबसे लार्जेस्ट डेटा, इसको जब आप ऐड करके डिवाइड करते हैं वो आपका उस डेटा का रेंज दिखा देता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि जो आपकी ईच ऑब्जर्वेशन है, हर एक ऑब्जर्वेशन आपकी मीन से कितना डेविएटेड है, कितना स्प्रेड है, कितना फैलाव है आपके डेटा का, ये बताता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और टी टेस्ट तब हम लगाते हैं जब हमें दो ग्रुप के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट करना होता है। दो ग्रुप का मीन जब हमने फाइंड आउट कर लिया है और ये देखना चाहते हैं कि दोनों के बीच में क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तब हम टी टेस्ट लगाते हैं। वहीं अगर हमारे पास 3 या 3 से अधिक ग्रुप्स हैं और अगर हमें वेरिएंस खोजना है विद इन ग्रुप एंड अमंग ग्रुप, तब हम वहां पे एफ टेस्ट लगा के, एफ रेशियो निकाल के अनोवा लगाते हैं। तो एफ रेशियो हमें वेरिएंस बताता है और अनोवा हमें फाइनली 3 या 3 से अधिक ग्रुप्स के विद इन और बिटवीन ग्रुप्स का वेरिएंस दिखाता है। तो वेरिएंस पे ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था पी वैल्यू पे। तो पी वैल्यू क्या है? पी वैल्यू को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पी वैल्यू को एक ऐसी प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं जिसका ये अजम्पशन होता है कि नो इफेक्ट और नो डिफरेंस, जो कि हमारी नल हाइपोथेसिस कहती है, ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिजल्ट इक्वल टू और मोर एक्सट्रीम देन वाज एक्चुअली ऑब्जर्व। तो जो भी हमने ऑब्जर्व किया डेटा वो काफी कुछ हमारा नल हाइपोथेसिस से कितना मेल खा रहा है। ठीक है, सो पी जो है पी वैल्यू में ये हमारा प्रोबेबिलिटी को डिपिक्ट करता है और ये मेजर करता है कि कितने ज्यादा चांसेस हैं कि कोई भी जो हमारा ऑब्जर्व डिफरेंस है, मान लीजिए ये जो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, यहाँ कोई डिफरेंस है भी कि नहीं, यहाँ कोई वेरिएशन है भी कि नहीं, जो ऑब्जर्व डिफरेंस है दोनों ग्रुप के बीच में, क्या ये चांस की वजह से है और इसमें एक्चुअली कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। सो पी वैल्यू को हम ये डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा अजम्पशन है जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं है या कोई भी डिफरेंस नहीं है। राइट, सो जो भी हमारा डिफरेंस निकल के आता है, क्या वो बाय चांस है या वो एक्चुअल में डिफरेंस है, ये हमारा पी वैल्यू से
पता चलता है। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्नर्स जो कि पूछा गया था वो था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में आप लोगों ने एक बार क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को अच्छे से समझ लेना है। क्वालिटेटिव में हम डेटा ही हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। क्वालिटेटिव में हम ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो हमारा डेटा कलेक्ट होता है वो इंटरव्यू पिक्चर्स के फॉर्म में होता है। वही क्वांटिटेटिव में हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम जनरली प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट या ओनली पोस्ट टेस्ट डिजाइंस पे काम करते हैं, जहां पे हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका प्रभाव देखने की कोशिश करते हैं। साथ साथ बहुत सारे कंफाउंडिंग या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी हैं जो उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो कुछ इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आपने एक बार अच्छे से देख लेने हैं। ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन पूछा गया है लर्नर्स। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन होती हैं? ये सभी गैसेस हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन जब हमारे अर्थ के सरफेस पे बढ़ जाता है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी राइज करने लगता है। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस में जिसका नाम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज नॉट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सभी हमारे लोअर एटमॉस्फेयर की ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, और ये सभी मिलके क्या करते हैं, ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जितनी भी हीट है उसको ट्रैप कर लेते हैं। ये जितनी गैसेस हैं ये हीट की टेम्परेचर को, ये पूरे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं बिकॉज ऑफ कैप्चरिंग द हीट, राइट। देन एक क्वेश्चन आया था कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अडरलेस गैस है और इसका कॉम्बिनेशन जो है हेमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा है। इसकी एफिनिटी करीब 250 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो एज वी ऑल नो कि हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारी पूरी बॉडी में। बट अगर ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है तो वो हमारे ब्लड की हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेती है और दैट कैन रिजल्ट इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन रिजल्ट इन कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, कई जगह चेस्ट पेन, नॉसिया, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस जो शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ होती है, विजन ब्लरी हो जाता है, हेडेक या डिजीनेस या फटीग भी होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था तो इसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वाज आस्क्ड वाज AQI, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये वाला चार्ट आपने याद रखना है। इसे इशू कौन करता है? CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो हर जगह की मॉनिटर की जाती है टाइम टू टाइम। सो अगर 0 to 50 के बीच में आता है तो वो कैटेगरी को गुड माना जाता है। 51 से 100 इज सैटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 इज मॉडरेट, 201 से 300 इज पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर हो जाती है और 401 से 500 एंड अबव इज वेरी वेरी सिवियर। तो जैसे हमने देखा है कि हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस आज इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं, रिसर्च से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से एक बार देख लीजिएगा एंड वील ट्राई टू ब्रिंग मोर सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट हम आपको और अच्छे से तैयार करा सके। सो लर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हमारे सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स। सो लर्नर्स, जून का जो सेल बोनांजा है उसमें आपको 8324 में मिलता है 8 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन और ये आपको बेनिफिट मिल सकता है बाय यूजिंग माय फैकल्टी कोड तोलिका R। So that's it for the session. Keep practicing your all questions. जितना भी concepts हैं उनको अच्छे से एक बार study ज़रूर कर लीजिए. All the very best for your upcoming exams. Thanks for watching.